नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति और देश भर की राजनीति की खबरों के ऊपर। कश्मीर से लेके हरियाणा का चुनाव जो है चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है, लेकिन इतना तय हो गया कि महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव है वो दिवाली बाद ही हो गया, यानी नवंबर महीने में होगा, तय है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक सुभाष काले जी, और हम जानेंगे कि इस समय महाराष्ट्र की जो स्थिति और परिस्थिति है किस तरह घूम रही है, क्योंकि आज लाडली बहना योजना का भी आज शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। तो इसका कितना फायदा होगा महायुति को, और भी चीज़ें हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है, तो कश्मीर और हरियाणा का तो हो गया चलिए, लेकिन अब जो है चुनाव जो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो दिवाली बाद होगा, तो ये भी तय है। तो क्या स्थिति बन रही है इस समय महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में? विधानसभा की हवा जी, जो कहते हैं हवा, वो तो अभी बहना चालू हो गया है। बिल्कुल। और हर जगह वही चर्चा है, विधानसभा सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लग गए, सब अपने अपने तैयारी में लग भी गए। अभी कल या परसों के दिन ही महाविकास आघाड़ी का षण्मुखन हॉल में बड़ा मेलावा हुआ। सब नेताओं ने बड़े बड़े भाषण किए, और हर महाविकास आघाड़ी और महायुति जी, ये दोनों का जबरदस्त ठसल ये विधानसभा के इलेक्शन में हमको देखने को मिलने वाला है। ये तो तय है, बिल्कुल तय है। और ये भी लोकसभा के रिजल्ट्स के बाद तुरंत विधानसभा आ रही है। और हमने तो वो देखा भी है कि विधानसभा में महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस महायुति से काफी अच्छा था। लोकसभा में काफी अच्छा था, इसके लिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया जी। और हाँ, और कि भाई कांग्रेस के पास 18 सीट आई, 9 सीट इनकी आई, 8 सीट शरद पवार की आई, तो नेचुरली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ने से आदमी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जैसे भाजपा के साथ में हुआ। जैसे तो फिलहाल उनको ऐसा लग रहा है कि सत्ता पलटने वाली है जी। महाविकास तो पलट ही गई है। हाँ, मतलब बस अभी इलेक्शन होने की देर है, सत्ता पलटने वाली है, महाविकास आघाड़ी मेजोरिटी में आने वाली है। अभी हम सीएम किसको बनाएंगे? तो ये हर एक उनके दिमाग में आजकल यही चल रहा है चर्चा कि सीएम किसको बनाएंगे। और सबसे ज्यादा बात ये है उद्धव ठाकरे जी के मन में जी। इसीलिए वो दिल्ली जाके आए परसों षण्मुखानंद हॉल में, तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आप सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करो, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। मतलब इनडायरेक्टली उनको ये कहना था कि मेरा नाम डिक्लेयर करो और मैं फिर देखो क्या करता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन कांग्रेस और शरद पवार जी ने एकदम बैलेंस स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमको सत्ता पलटना है, हमको महाविकास आघाड़ी की सत्ता लानी है, महायुति की सरकार नीचे खींचनी है, और बाद में हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा जी। इसका क्लियर इंडिकेशन ये लग रहा है मुझे कि किसी भी हालत में कांग्रेस और शरद पवार नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो। हाँ, अगर चाहते तो सीधा डिक्लेयर कर देते नाम। हाँ, मतलब दिख रहा है क्लियरली कि भाई अभी उद्धव ठाकरे के को सीएम बनाना, अभी उन्होंने एक बात तो डिक्लेयर कर दी कि प्रचार प्रमुख उद्धव ठाकरे, मतलब महाराष्ट्र के विधानसभा का प्रचार की जिम्मेदारी उन्होंने उद्धव ठाकरे के कंधे पे डाल दी। इसका मतलब तुम घूमो, तुम युति को महायुति को गालियां दो, तुम युति के बीजेपी के एकनाथ शिंदे को खिलाफ बकते रहो, बाकी रिजल्ट जो आएगा उसके बाद हम देखेंगे किसको सीएम करना है। तो इससे एक चीज मुझे जो दिख रही है कि जैसे लोकसभा में उद्धव ठाकरे जी का इस्तेमाल करके जी कांग्रेस ने अपनी सीट बढ़ाई, बिल्कुल शरद पवार ने अपनी सीट बढ़ाई, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने अपनी सीट गंवाई। उनको सिर्फ 9 सीट मिली, शरद पवार जी को 8 मिली और कांग्रेस को 18 सीट आई। तो इसका मतलब ये आज हमने ये भी देखा है कि लोकसभा में उद्धव ठाकरे बहुत जोर से प्रचार कर रहे थे, बड़ी सभाएं ले रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे थे, लेकिन रिजल्ट में अंत में रिजल्ट क्या आया? उनकी सीटें कम आई और कांग्रेस राष्ट्रवादी की ज़्यादा आई। तो इसका मतलब उनको इस इलेक्शन में भी प्रचार की जिम्मेदारी उनके ऊपर, तुम प्रचार के हमारे लीडर हो, तुम पूरे महाराष्ट्र में घूमो,
तुम यूटी के नेताओं को गाली दो, तुम महायुति के सरकार को गाली दो, बाद में जो रिजल्ट आएगा फिर देख लेंगे। इसका मतलब सीधा दिखता है कि किसी भी हालत में कांग्रेस और शरद पवार नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे सीएम बने। जी। तो अभी ये अगर उद्धव ठाकरे समझते हैं कि नहीं समझते हैं मुझे मालूम, ये हालत है महाविकास आघाड़ी। अब महायुति पे आते हैं थोड़ा सा। और अगर हम महायुति का अगर देखने को जाए तो लोकसभा में जो जबरदस्त उनको फटका मिला है, उसकी वजह से आज तीनों पार्टियां, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी, तीनों पार्टियां एकदम ग्राउंड लेवल पे हैं। तीनों जानते हैं कि भाई हम ज़्यादा कुछ होशियारी करेंगे, आपस में ज़्यादा झगड़ा करेंगे तो उल्टा प्रॉब्लम हमको होगा। लोकसभा में तो हमने हार देखी है, हम विधानसभा में अगर हार नहीं देखना चाहते तो हमको बैलेंस रहना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा भरोसा रख कर काम बढ़ाना पड़ेगा, और जो वोट्स आज उधर शिफ्ट हुए हैं उनको वापस लाना पड़ेगा। ये उनकी स्ट्रैटेजी है और उस हिसाब से महायुति का काम चालू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के ये ठाणे, अपना महाराष्ट्र के पूरे विधानसभा के इलेक्शन, ये पूरे के पूरे केंद्रीय नेतृत्व के निगरानी में, केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व के कहने पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है जी। और ये तय है। और उस हिसाब से हर बड़े नेता, केंद्र के हर बड़े नेता को जिम्मेदारी का बंटवारा हो रहा है। कि ये आप कह सकते हैं कि फडणवीस के भरोसे इस बार केंद्र नहीं बैठेगी? नहीं, देखो क्या है, फडणवीस का चेहरा है जी। महाराष्ट्र में बीजेपी का नेता कौन है महाराष्ट्र में? तो देवेंद्र जी है जी। ये तो फिक्स है और वो डिक्लेयर भी हो गया है कि भाई बीजेपी का जो इलेक्शन है वो देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लड़ने वाली है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि पूरे निर्णय जो है वैसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी में जो नेशनल पार्टी है तो उनके निर्णय हमेशा केंद्रीय स्तर पर ही होते हैं, कभी भी राज्य स्तर पर नहीं। राज्य स्तर पर रिकमेंडेशन होता है जी। उनकी सलाह ली जाती है, उनका वो जो भेजते हैं कि भाई फलाने कॉन्स्टिट्यूएंसी में फलाना कैंडिडेट चाहिए, इसकी वो पूरी चर्चा होती है। बाद में निर्णय, आखिर में निर्णय केंद्रीय समिति, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो लेता है और उस हिसाब से चलेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये था कि भले ही यहाँ के नेतृत्व देवेंद्र जी के पास ही रहेगा, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में बीजेपी लड़ेगी, लेकिन उस इलेक्शन का कंट्रोल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से महायुति का अभी काम हो रहा है, अभी मैंने आज ही अभी बैनर देखा ठाणा में कि कोकणवासी यानी दापोली, मंडनगढ़ और मानगांव, यहाँ के सब कार्यकर्ताओं का मेळावा रंगायतन में। मतलब जो कोकण का वोटर है, जो शिवसेना का वोटर है, उनका मेळावा हो रहा है। इसका मतलब हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम पे लग गई है। और लोकसभा का जो पराभव देखा है महायुति ने और उसकी वजह भी उनको मालूम है, उसका एनालिसिस भी उन्होंने किया है, इसलिए वो गलतियां दोहराना नहीं चाहेंगे वो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छी तरीके से अपना एक यूनिट बनाकर काम कर ठाणे विधानसभा के इलेक्शन को आगे। गलतियां क्या देख रहे हैं आप? जो कार्यकर्ताओं को अनबक्षित रखा गया, यही गलतियां थी? लोकसभा के बारे में हमने वैसे वीडियो बनाया है कि मैंने कहा था कि नैरेटिव, मैं उल्टा ये कहूँगा कि मैं उल्टा महाविकास आघाड़ी को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जोर शोर से मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रचार किया। भले वो प्रचार सही गलत वो बात अलग है, उसमें बहुत नैरेटिव्स, बहुत गलत नैरेटिव उन्होंने वापरा, लेकिन वापरा ना, आखिर इलेक्शन है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। इसलिए भले भाई संविधान बदलने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने वैसा किया, ये जो नैरेटिव कंटिन्यूस उन्होंने हैमर किया, उसका नतीजा हमने देखा है। फिर वो रिजर्वेशन की बात है, मराठा रिजर्वेशन, धनगर रिजर्वेशन, ओबीसी का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स जो है महाराष्ट्र में, उसकी वजह से महायुति को ज़बरदस्त फटका मिला है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी इस सब प्रॉब्लम्स का उन्होंने अच्छी तरह से
अनुभव लिया हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने अच्छी तरह से एनालिसिस किया है और वो प्रॉब्लम इस बार तकलीफ नहीं दे, इस हिसाब से उनका काम चल रहा है। अब आते हैं सीएम चेहरा के ऊपर, महायुति के ऊपर, तो आप क्या देख रहे हैं महायुति में सीएम चेहरा किसको बनाएंगे? जैसे मैंने अभी कहा ना कि राष्ट्रवादी मतलब महाविकास आघाड़ी ने जैसे कहा है कि इलेक्शन के बाद तय होगा कि कौन सीएम बनेगा, वैसे मुझे भी लगता है कि महायुति भी आज देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना लड़ेगी, अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी लड़ेगी, लेकिन महायुति का नेतृत्व आज सीएम एकनाथ शिंदे के हाथ जी। तो ये इसका मतलब नेतृत्व एकनाथ शिंदे करेंगे पूरे इलेक्शन का। सीएम जो होगा, कौन होगा, क्या होगा, वो तो केंद्रीय जो नेता लोग हैं वो तय करेंगे, किसके आमदार ज़्यादा आते हैं, कितने कम आते हैं, क्या पोजीशन होती है, उस हिसाब से निर्णय लिया जाए। दोनों पक्षों में टिकट बंटवारे को लेकर क्या देख रहे हैं आप? प्रॉब्लम है, दोनों गठबंधन में टिकट बंटवारा ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और मैं अगर ये देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर आप कंपेयर करने को जाते हैं तो महायुति में ज्यादा प्रॉब्लम है कि महाविकास आघाड़ी में, तो मैं ये देख रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी में ज्यादा प्रॉब्लम है जी। इसकी वजह मैं बताता हूं कि बीजेपी के पास 105 और उसके सहयोगी पकड़कर 111-13 तक तो है, शिवसेना के एकनाथ जी के पास 40 है, अजित पवार जी के पास 40, तो ये तो तय है, ये फिक्स है, ये सिटिंग एमएलए है, तो ये इसमें कोई डिस्प्यूट होने, जब बस रिमेनिंग है बाकी जो है, जो आज वो संख्या बहुत कम होती है क्योंकि ये 120 समझो पकड़ते हैं, 120, 40 और 40, मतलब 200 सीट का तो बात खत्म ही हो गई, तो रहे कितने? ओनली 88 सीट। तो महायुति को जो निर्णय लेना है वो सिर्फ समझो 80-90 सीट का निर्णय लेना है जी। लेकिन उसके अगेंस्ट महाविकास आघाड़ी को निर्णय लेना है वो 200 सीट का निर्णय लेना है, क्योंकि उनके पास संख्या कम है। तो अगर यहाँ पे 200 का आंकड़ा के पास जा रही है महायुति और उनके पास वो 100 के पास भी नहीं जा रहे, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो सीट्स है उनको 180-200 सीट का निर्णय लेना है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ताकि इसीलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम जी। और उनमें ये टसल चलेगी, हर पार्टी चाहेगी कि मैं ज़्यादा सीट्स लड़ूं और मेरा उम्मीदवार चुन के आए। तो ये जो बंटवारा है सीट्स का, मेरे हिसाब से ये इलेक्शन के फॉर्म भरने तक चलने वाला है, फाइटिंग दोनों जगह उनके ये होगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो गठबंधन अपनी सीटें तय करके जितना जल्दी डिक्लेयर करेगा उसको उतना फायदा होने वाला, उतना समय मिलेगा, उसको फायदा होगा। बिल्कुल, सिर्फ समय तो मिलेगा ही, लेकिन उसका जो पॉजिटिव मैसेज जो जाएगा ना वो तो। आखिरी सवाल हम पूछते हैं कि जो इस समय सर्वे भी कुछ लोग जगह पे आ रहे हैं, तो सर्वे में क्या देख रहे हैं? सर्वे छोड़ दीजिए, हम अपना आकलन क्या कर सकते हैं? आप देखो, लोकसभा में भले महाविकास आघाड़ी के सीट, लोकसभा की सीट ज्यादा चुन के आई है, लेकिन अगर हम विधानसभा वाइज वही इलेक्शन का रिजल्ट उसकी जो अगर हम एनालिसिस करते हैं तो 156 सीट्स पे महायुति मेजॉरिटी बढ़ी हुई है। भले सीट्स कम है लेकिन 156 सीट पर उनको बढ़त मिली हुई है जी महायुति को। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि महायुति को लोकसभा के इलेक्शन में कुछ मिला नहीं। कंपैरेटिवली अगर विधान क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि अभी मुलुंड हो या कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 जगह या 5 जगह महायुति लीड में विधानसभा में, लेकिन 1 या 2 जगह महाविकास आघाड़ी ने लीड इतना लिया कि वो पूरा लीड वाइप आउट हो गया। तो इसीलिए अगर उसका कैलकुलेशन हुआ, अगर हर विधानसभा का हम अगर गणित देखते हैं तो 156 सीट पर महायुति को बढ़त है। तो इसका ये अंडर एस्टिमेट करने वाली बात नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पलड़ा अगर किसी का भारी है तो आज की तारीख में भी महायुति का पलड़ा भारी है। अभी सवाल ये है कि महाविकास आघाड़ी अपना पलड़ा भारी करने के लिए अभी आगे क्या करती है और महायुति अपना पलड़ा और भारी करने के लिए आगे क्या करती है। और पलड़ा भारी करने के लिए महायुति तो लाडली बहना का जो आज शुरुआत की है उसका कितना फायदा देख रहे हैं आप?
लाडली बहना का है। नहीं, क्योंकि देखो, ये महिलाओं को लाडली आकर्षित करने के लिए ये योजना बहुत सफल माना जा रहा है। लाडली बहना ये योजना है जी। जो मध्य प्रदेश में से पहले आई थी, वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। और मैं इस योजना को पॉलिटिकल एंगल से नहीं देख रहा हूँ। जी। भले विरोधक कुछ भी कहे कि ये इलेक्शन को देखकर हुआ है, 2 हफ्ते मिलेंगे, बाद में नहीं मिलेगा, बाद में ये लोग देंगे नहीं वगैरह, ये नहीं है। ये देखो, आज महिलाओं को सक्षम करने के लिए जैसे केंद्र की तरफ से भी और राज्य की तरफ से भी ये योजना आई है। आज हर महिला जो गरीब है, जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद महिला, उसके खाते में अगर 1500 रुपया जाता है तो एक बात तो तय है कि उसको खाने की तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कम से कम वो अपना 2 वक्त की रोटी तो पेट भर सकती है। और उस हिसाब से ये योजना आई हुई है। महिलाएं, मैं तो ये कहूँगा कि महिलाएं ज़्यादा सक्षम भी होती है। और हम देखते हैं कि गरीबों के यहाँ कहीं जगह हम ऐसा देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादा कमाती है और जो उसका पति है वो दारू पी के सोता है। बिल्कुल। और उसको घर चलाना पड़ता है, उसको अपने बच्चों का एजुकेशन देखना पड़ता है, उसको अपने ससुर सास के कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स को उसको फेस करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी महिलाएं किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में जितनी महिला सक्षम होगी उतना देश प्रगति करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाडली बहन योजना का असर डेफिनेटली फायदेमंद होगा और ये योजना आगे भी चालू रहेगी और उसका महिलाओं को और कुटुंब को, उसके महिला और उसके कुटुंब को काफ़ी अच्छा फायदा हो। धन्यवाद काली जी। तो ये सुभाष काली जी थे, हम राजनीति चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको क्या प्रतिक्रिया है इस पर, जितने भी हमने संदर्भ लिए उसके ऊपर, तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसी बहुत सारी खबरें आएंगी, अंदर की बातें भी आएंगी, तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।